एक ऐसा नाम जो अक्सर क्रिकेट के मैदानों या फिर बेहद खूबसूरत फिल्मी दृश्यों के साथ हमारे जहन में आता है। लेकिन इन परिचित छवियों के परे भी एक न्यूजीलैंड है, जिसकी अपनी एक जटिल कहानी है, अपनी चुनौतियां हैं और अपना एक विशिष्ट चरित्र है। आज हम उसी न्यूजीलैंड की परतों को खोलने का प्रयास करेंगे, जिसकी जमीन जितनी हरी भरी है, उसका समाज उतना ही बहुआयामी और प्रगतिशील माना जाता है। क्या वाकई ऐसा है? यह यात्रा सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि समझने की भी होगी। आकाश से देखने पर यह देश किसी विशाल पहेली के दो बड़े टुकड़ों जैसा लगता है। एक ओर मिलफोर्ड साउंड की गहरी शांत फ्योर्ड्स हैं, जहां पहाड़ सीधे समुद्र में उतरते दिखाई देते हैं। दूसरी ओर साउदर्न एल्प्स की बर्फ से ढकी चोटियां हैं, जो देश के दक्षिणी द्वीप की रीढ़ की हड्डी की तरह फैली हुई है। और फिर ऑकलैंड का हार्बर है, जहां सैकड़ों नौकाएं शांत पानी पर थिरकती हैं और आधुनिकता का प्रतीक स्काई टावर बादलों से बातें करता प्रतीत होता है। ये दृश्य सिर्फ भौगोलिक नक्शे नहीं हैं, बल्कि ये इस देश के स्वभाव के तीन अलग अलग पहलू हैं। प्रकृति का अद्भुत एकांत, उसकी अदम्य शक्ति और मानवीय महत्वाकांक्षाओं का शहरी विस्तार। इस डॉक्यूमेंट्री में हमारा उद्देश्य केवल सुंदर दृश्यों को आप तक पहुंचाना नहीं है। हम इस देश की आत्मा को टटोलने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ के शहरों की सड़कों पर घूमेंगे, यहाँ के मूल निवासियों, माओरी समुदाय की संस्कृति और उनके संघर्षों को समझेंगे। हम यह भी देखेंगे कि कैसे एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ने खुद को नवाचार और प्रौद्योगिकी के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का साहस दिखाया। यह कहानी सिर्फ पर्यटन की गाइड नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के निर्माण, उसके वर्तमान और भविष्य की दिशा पर एक गंभीर विश्लेषण है। न्यूजीलैंड को अक्सर लॉन्ग व्हाइट क्लाउड की धरती या आओटेयारोआ कहा जाता है। यह नामकरण स्वयं में एक कविता है, जो यहाँ के आसमान और जमीन के रिश्ते को बयां करता है। लेकिन इस काव्यात्मक छवि के नीचे एक ठोस सामाजिक और राजनीतिक ढांचा है, जिसने इस देश को वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दी है। परमाणु मुक्त नीति से लेकर सामाजिक समानता के प्रयासों तक न्यूजीलैंड ने कई ऐसे मानक स्थापित किए हैं, जो दुनिया के बड़े और शक्तिशाली देशों के लिए भी एक मिसाल बन सकते हैं। इस यात्रा में हम इन्हीं मानकों की पड़ताल करेंगे और पूछेंगे कि क्या ये आदर्श जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं। न्यूजीलैंड की भौगोलिक स्थिति ही इसे दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग और अनूठा बनाती है। यह देश मुख्य रूप से दो बड़े द्वीपों, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप से मिलकर बना है, जिन्हें कुक स्ट्रेट अलग करता है। इसके अलावा स्टीवर्ट द्वीप और कई छोटे छोटे द्वीप समूह भी इसका हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2000 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित होने के कारण इसने एक पृथक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है, जहां ऐसे जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। यह भौगोलिक अलगाव ही इसकी जैव विविधता का आधार और इसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 5.2 मिलियन यानी 52 लाख के आसपास है, जो भारत के कई छोटे शहरों से भी कम है। यह कम जनसंख्या घनत्व यहाँ के निवासियों को प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर देता है। उत्तरी द्वीप अधिक आबादी वाला है, जहाँ देश के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड और राजधानी वेलिंगटन स्थित हैं। यह द्वीप अपनी ज्वालामुखीय गतिविधियों, गर्म झरनों और उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। वहीं दक्षिणी द्वीप अपने विशाल पहाड़ों, ग्लेशियरों, झीलों और नाटकीय परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह भूगोल न केवल यहाँ के लोगों की जीवन शैली को, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित करता है। यहाँ के प्राकृतिक चमत्कार केवल देखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि वे देश की आत्मा का प्रतिबिंब है। दक्षिणी द्वीप में स्थित फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क, जिसमें मिलफोर्ड और डाउटफुल साउंड शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। उत्तरी द्वीप पर टोंगारीरो नेशनल पार्क अपनी ज्वालामुखीय संरचनाओं और पन्ना जैसी झीलों के लिए विख्यात है। इसी तरह रोटोरुआ का भूतापीय क्षेत्र, जहां धरती के भीतर से भाप और गर्म पानी निकलता है, माओरी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। ये स्थान केवल पर्यटन के केंद्र नहीं,
बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरणीय संरक्षण के जीवंत उदाहरण भी हैं। इस देश की पहचान इसके भूगोल से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि यहाँ के लोग खुद को कीवी कहते हैं, जो यहाँ का एक उड़ान रहित दुर्लभ पक्षी है। यह नामकरण प्रकृति के प्रति उनके लगाव और सम्मान को दर्शाता है। एक तरफ जहां शहरीकरण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने प्राकृतिक परिवेश को बचाने की एक मजबूत राष्ट्रीय चेतना भी मौजूद है। यह संतुलन साधना ही आधुनिक न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी चुनौती और उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। आने वाले खंडों में हम देखेंगे कि यह संतुलन शहरों, समाज और संस्कृति में किस तरह दिखाई देता है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। यह देश की आर्थिक राजधानी भी है। इसे अक्सर पालों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ के वेटेमाटा और मानुकाव हार्बर पर अनगिनत नौकाएं और पाल नावें तैरती दिखती हैं। यह शहर एक संकरे स्थल मरु मध्य पर बसा है, जिसके दोनों ओर समुद्र है। यह अनूठी भौगोलिक स्थिति इसे एक जीवंत और खुला चरित्र प्रदान करती है। शहर का स्काईलाइन स्काई टावर से परिभाषित होता है, जो दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचनाओं में से एक है और शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। यह शहर न्यूजीलैंड की बहुसांस्कृतिकता का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ यूरोप, एशिया, प्रशांत द्वीपों और दुनिया के अन्य हिस्सों से आए लोग एक साथ रहते हैं। सड़कों पर घूमते हुए आपको अंग्रेजी के साथ साथ मंदारिन, हिंदी, सामोन और माओरी भाषाएं भी सुनाई दे सकती हैं। यह विविधता यहाँ के भोजन, त्योहारों और दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से झलकती है। ऑकलैंड का बंदरगाह देश के आयात निर्यात का एक प्रमुख केंद्र है, जो इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से सीधे जोड़ता है। यह शहर न केवल व्यापार का, बल्कि अवसरों और नए जीवन की तलाश में आने वाले प्रवासियों का भी प्रवेश द्वार है। हालांकि इस चमक दमक के पीछे अपनी चुनौतियां भी हैं। तेजी से बढ़ती आबादी ने आवास और यातायात पर भारी दबाव डाला है। मकानों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम लोगों के लिए शहर में रहना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार और स्थानीय निकाय इन समस्याओं से निपटने के लिए नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और शहरी नियोजन की रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, लेकिन यह एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है। ऑकलैंड एक ऐसे शहर का उदाहरण है जो विकास की तेज रफ्तार और जीवन की गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद ऑकलैंड एक ऊर्जावान और गतिशील शहर बना हुआ है। यहाँ के पार्क, समुद्र तट, कला दीर्घाएं और बाजार इसे रहने के लिए एक आकर्षक जगह बनाते हैं। यह शहर न्यूजीलैंड के उस आधुनिक चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है जो परंपराओं का सम्मान करते हुए भी भविष्य की ओर देख रहा है। यह एक ऐसा शहर है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपने बंदरगाह पर लगे पालों की तरह ऊंचा रखना चाहता है, चाहे हवा का रुख कैसा भी हो। यह शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए एक आर्थिक इंजन और एक सांस्कृतिक प्रयोगशाला की तरह काम करता है। उत्तरी द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। ऑकलैंड की तुलना में यह शहर छोटा और सघन है, लेकिन इसका महत्व कहीं अधिक है। वेलिंगटन को अक्सर दुनिया की सबसे ठंडी छोटी राजधानी कहा जाता है, जिसका कारण यहाँ की तेज हवाएं और जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य है। यह शहर देश का राजनीतिक केंद्र है। यहाँ संसद भवन स्थित है, जिसे अपने अनूठे गोलाकार डिजाइन के कारण बी हाइव के नाम से जाना जाता है। यहीं पर देश के भविष्य को आकार देने वाले कानून बनाए जाते हैं और राष्ट्रीय नीतियों पर बहस होती है। राजनीति के अलावा वेलिंगटन कला और संस्कृति का भी एक प्रमुख गढ़ है। यह शहर ते पापा टोंगारेवा का घर है, जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय संग्रहालय है। यह संग्रहालय सिर्फ कलाकृतियों का संग्रह नहीं, बल्कि देश के इतिहास, माओरी संस्कृति और प्राकृतिक दुनिया की एक संवादात्मक कहानी प्रस्तुत करता है। वेलिंगटन की गलियों में आपको कई छोटी छोटी आर्ट गैलरी, थिएटर और लाइव म्यूजिक वेन्यू मिलेंगे। यह शहर फिल्म निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है, विशेषकर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट जैसी फिल्मों के स्पेशल इफेक्ट्स का काम यहीं वीटा डिजिटल स्टूडियो में हुआ था।
जिसने इसे वेलीवुड का उपनाम दिया। वेलिंगटन अपनी कैफे संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ प्रति व्यक्ति कैफे और रेस्तरां की संख्या न्यूयॉर्क शहर से भी ज्यादा है। क्यूबा स्ट्रीट जैसे इलाके अपनी बोहेमियन ऊर्जा, विंटेज दुकानों और विविध प्रकार के भोजन के लिए प्रसिद्ध हैं। यह कैफे संस्कृति केवल कॉफी पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक मेलजोल, रचनात्मक विचारों के आदान प्रदान और राजनीतिक बहसों का एक महत्वपूर्ण मंच भी है। यहाँ के लोग काम के बाद या सप्ताहांत में दोस्तों के साथ बैठकर घंटों बातें करते हैं, जो इस शहर की धीमी और विचारशील जीवन गति को दर्शाता है। भौगोलिक रूप से वेलिंगटन एक सुंदर बंदरगाह के चारों ओर बसा है और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। शहर के केंद्र से कुछ ही मिनटों की दूरी पर प्रसिद्ध केबल कार है, जो आपको बोटैनिकल गार्डन तक ले जाती है, जहां से पूरे शहर और बंदरगाह का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। अपनी तेज हवाओं और भूकंपीय क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद वेलिंगटन ने खुद को एक लचीले और आकर्षक शहर के रूप में स्थापित किया है। यह एक ऐसा शहर है जहां देश का दिमाग यानी राजनीति और दिल यानी कला एक साथ धड़कते हैं, जो इसे न्यूजीलैंड का एक अनिवार्य और अविभाज्य अंग बनाता है। धारा 5, क्राइस्ट चर्च, पुनरुत्थान की एक कहानी। दक्षिणी द्वीप का सबसे बड़ा शहर क्राइस्ट चर्च एक ऐसी कहानी कहता है जो त्रासदी, लचीलेपन और पुनर्जन्म की है। 2010 और 2011 में आए विनाशकारी भूकंपों ने इस शहर के हृदय को गहरी चोट पहुंचाई थी। कई ऐतिहासिक इमारतें ध्वस्त हो गईं और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। शहर का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया था, लेकिन आज एक दशक से अधिक समय के बाद क्राइस्ट चर्च एक नए और आधुनिक शहर के रूप में फिर से खड़ा हो रहा है। यह पुनर्निर्माण केवल इमारतों का नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय की आत्मा का पुनर्निर्माण है, जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। इस शहर को पारंपरिक रूप से गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसका श्रेय इसके विशाल पार्कों और प्रसिद्ध बोटैनिकल गार्डन्स को जाता है। एवं नदी शहर के बीच से शांति से बहती है, जिस पर पारंपरिक पंटिंग नावों की सवारी आज भी पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। भूकंप के बाद शहर के पुनर्निर्माण में हरित स्थानों और सामुदायिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। नए और अभिनव वास्तुशिल्प डिजाइन के साथ साथ शहर में कई अस्थायी स्थापनाएं भी की गईं, जैसे कार्डबोर्ड कैथेड्रल, जो जापानी वास्तुकार शिगेरू बान द्वारा डिजाइन किया गया एक अस्थायी चर्च है और समुदाय की अदम्य भावना का प्रतीक बन गया है। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया ने शहर को नवाचार का एक केंद्र बना दिया है। यहाँ टिकाऊ भवन निर्माण तकनीकों, भूकंप प्रतिरोधी इंजीनियरिंग और रचनात्मक शहरी नियोजन के नए प्रयोग हो रहे हैं। शहर के केंद्र में एक नया रिटेल प्रीसिंक्ट विकसित किया गया है, जहां आधुनिक दुकानें और रेस्तरां हैं। पुरानी ट्राम लाइन को फिर से शुरू किया गया है, जो शहर के ऐतिहासिक और नए हिस्सों को जोड़ती है। यह शहर अतीत का सम्मान करते हुए भविष्य के लिए एक अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और जीवंत शहरी वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि पुनर्निर्माण की यह यात्रा आसान नहीं रही है। बीमा दावों, नौकरशाही देरी और मानसिक स्वास्थ्य जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। 2019 में मस्जिदों पर हुआ आतंकवादी हमला एक और गहरा जख्म दे गया, जिसने शहर और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन इन त्रासदियों के जवाब में क्राइस्ट चर्च के लोगों ने असाधारण एकता और करुणा का प्रदर्शन किया। यह शहर अब केवल अपनी अंग्रेजी विरासत के लिए नहीं, बल्कि अपने लचीलेपन, सहिष्णुता और एक साथ मिलकर किसी भी आपदा से उबरने की क्षमता के लिए जाना जाता है। धारा 6, माउरी संस्कृति, धरती की आत्मा की आवाज। न्यूजीलैंड की कहानी माउरी समुदाय के जिक्र के बिना अधूरी है। वे इस धरती के मूल निवासी हैं, जिन्हें तांगाता वेनुआ यानी धरती के लोग कहा जाता है। उनकी संस्कृति, भाषा और विश्व दृष्टि देश की पहचान का एक अभिन्न अंग है। माउरी संस्कृति वेकप्पा यानी वंशावली और वेनाउ यानी परिवार की अवधारणाओं पर आधारित है, जो लोगों को एक दूसरे से और अपनी जमीन से गहराई से जोड़ती है। उनका पारंपरिक बैठक घर
जिसे मराई कहा जाता है, केवल एक इमारत नहीं बल्कि समुदाय के जीवन, समारोहों और इतिहास का केंद्र होता है। ते रेओ माओरी यानी माओरी भाषा न्यूजीलैंड की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। दशकों के पतन के बाद हाल के वर्षों में इसे पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास किए गए हैं। अब स्कूलों में यह भाषा सिखाई जा रही है और सार्वजनिक जीवन में इसका उपयोग बढ़ रहा है। किया ओरा यानी नमस्ते जैसे अभिवादन अब आम हो गए हैं। माओरी कला जैसे ता मोको यानी पारंपरिक टैटू, वाका यानी नक्काशीदार डोंगी और पौनामू यानी ग्रीन स्टोन की नक्काशी उनकी कहानियों और मान्यताओं को व्यक्त करने के शक्तिशाली माध्यम हैं। दुनिया भर में माओरी संस्कृति का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक हाका है। यह एक पारंपरिक युद्ध नृत्य है जिसे अब न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स अपने हर मैच से पहले प्रस्तुत करती है। यह केवल एक प्रदर्शन नहीं है बल्कि यह शक्ति, गौरव और चुनौती का एक शक्तिशाली आह्वान है। यह नृत्य माओरी संस्कृति की उस जीवंत ऊर्जा को दर्शाता है जो आधुनिक न्यूजीलैंड में भी जीवित है। यह इस बात का प्रतीक है कि कैसे परंपराएं समकालीन पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती हैं। हालांकि आज भी माओरी समुदाय को कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संकेतकों में वे अभी भी गैर माओरी आबादी से पीछे हैं। वेटांगी की संधि जो 1840 में माओरी प्रमुखों और ब्रिटिश क्राउन के बीच हुई थी के उल्लंघन से उत्पन्न हुए भूमि और संसाधनों के विवादों का समाधान अभी भी जारी है। इन चुनौतियों के बावजूद माओरी समुदाय अपनी संस्कृति को संरक्षित करने और आधुनिक न्यूजीलैंड में अपने अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष करने में दृढ़ है। यह संघर्ष न्यूजीलैंड के सामाजिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण और निरंतर विकसित होने वाला अध्याय है। धारा 7 अर्थव्यवस्था और नवाचार। खेतों से अंतरिक्ष तक न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था पारंपरिक रूप से कृषि और डेयरी उत्पादों पर बहुत अधिक निर्भर रही है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु भेड़ पालन और डेयरी फार्मिंग के लिए आदर्श है। देश दुनिया के सबसे बड़े डेयरी निर्यातकों में से एक है और इसके भेड़ उत्पाद जैसे ऊन और मांस विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यहाँ की वाइन इंडस्ट्री ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, विशेषकर सोविनियो ब्लैंक जैसी किस्मों के लिए। पर्यटन भी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ रहा है जो देश के अद्भुत प्राकृतिक परिदृश्यों पर आधारित है। लेकिन न्यूजीलैंड अब केवल अपने खेतों और चरागाहों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हाल के दशकों में देश ने नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वेलिंगटन स्थित वीटा एफएक्स जैसे स्टूडियो ने हॉलीवुड फिल्मों के लिए विश्व स्तरीय विजुअल इफेक्ट्स बनाकर अपनी धाक जमाई है। ऑनक्लैंड और अन्य शहरों में एक जीवंत टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हो रहा है जो सॉफ्टवेयर, फिनटेक और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में काम कर रहा है। यह बदलाव अर्थव्यवस्था को विविध बनाने और ज्ञान आधारित उद्योगों की ओर ले जाने की एक सचेत रणनीति का हिस्सा है। इस नवाचार का सबसे आश्चर्यजनक उदाहरण रॉकेट लैब है। यह एक निजी एरोस्पेस कंपनी है जो न्यूजीलैंड के माहिया प्रायद्वीप से छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करती है। एक छोटे और दूरस्थ देश से व्यावसायिक रॉकेट लॉन्च करना एक असाधारण उपलब्धि है। यह दर्शाता है कि सही दृष्टि और विशेषज्ञता के साथ भौगोलिक सीमाएं नवाचार में बाधा नहीं बनती है। इसी तरह यहाँ की विश्वविद्यालय अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो कृषि प्रौद्योगिकी से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक के क्षेत्रों में नए समाधान खोज रहे हैं। इसके साथ ही न्यूजीलैंड नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता है। देश अपनी बिजली का लगभग 85% जल विद्युत, भूतापीय और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न करता है। यह जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक और पारंपरिक उद्योगों से लेकर भविष्य की प्रौद्योगिकियों तक न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था एक दिलचस्प परिवर्तन के द्वार से गुजर रही है, जो इसे 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है।
धारा 8 समाज और जीवन, समानता और सह अस्तित्व। न्यूजीलैंड का समाज अपनी समतावादी भावना और अनौपचारिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यहाँ सामाजिक पदानुक्रम बहुत स्पष्ट नहीं है और लोग आमतौर पर एक दूसरे के साथ विनम्र और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। कीवी के रूप में राष्ट्रीय पहचान माओरी, पाकेहा यानी यूरोपीय वंश के लोग एशियाई और प्रशांत द्वीप के समुदायों को एक साथ लाने में मदद करती है। हालांकि यह प्रक्रिया हमेशा सहज नहीं होती। यहाँ के लोग काम और जीवन के बीच संतुलन को बहुत महत्व देते हैं और सप्ताहांत में बाहरी गतिविधियों जैसे लंबी पैदल यात्रा, समुद्र तट पर जाना या खेलकूद में शामिल होना बहुत आम है। देश ने सामाजिक प्रगति के मामले में कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं। यह दुनिया का पहला देश था जिसने 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। हाल के वर्षों में इसने परमाणु मुक्त नीति अपनाई और समलैंगिक विवाह को वैध बनाया। ये निर्णय एक ऐसे समाज को दर्शाते हैं जो मानवाधिकारों, समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के मूल्यों को प्राथमिकता देता है। सरकार एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करती है जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा शामिल है, जो जीवन की एक उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करती है। खेल न्यूजीलैंड के समाज और संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है। रग्बी सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय जुनून है। ओनेल ब्लैक्स टीम राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और उनके मैच के दिन पूरा देश एकजुट हो जाता है। क्रिकेट भी बहुत लोकप्रिय है और न्यूजीलैंड की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा देश की साहसिक खेल संस्कृति भी प्रसिद्ध है, जिसमें बंजी जंपिंग, जेट बोटिंग और स्कीइंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं। ये खेल प्रकृति के साथ यहाँ के लोगों के गहरे और साहसिक रिश्ते को दर्शाते हैं। हालांकि इस आदर्शवादी तस्वीर के नीचे सामाजिक असमानता, बाल गरीबी और मानसिक स्वास्थ्य जैसी गंभीर समस्याएं भी मौजूद हैं। विशेष रूप से माओरी और प्रशांत द्वीप के समुदायों में ये समस्याएं अधिक गहरी हैं। आवास की बढ़ती लागत और जीवन यापन का खर्च भी कई परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। न्यूजीलैंड का समाज इन मुद्दों को स्वीकार करता है और उन पर सार्वजनिक रूप से बहस करता है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत है। यह एक ऐसा समाज है जो अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता है, लेकिन अपनी कमियों को दूर करने के लिए भी लगातार प्रयासरत है। धारा 9 समापन, भविष्य की एक झलक। हमारी यह यात्रा न्यूजीलैंड के कई चेहरों से होकर गुजरी। इसके शांत फ्योर्ड्स से लेकर इसके जीवंत शहरों तक, इसकी प्राचीन माओरी संस्कृति से लेकर इसके भविष्य के नवाचारों तक। यह एक ऐसा देश है जो विरोधाभासों से भरा है। यह दुनिया के सबसे अलग थलग देशों में से एक है, फिर भी यह वैश्विक मंच पर एक प्रगतिशील और मुखर आवाज है। इसकी अर्थव्यवस्था अपनी कृषि जड़ों से जुड़ी हुई है, फिर भी यह अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रही है। इसका समाज समतावादी होने का दावा करता है, फिर भी यह गहरी असमानताओं से जूझ रहा है। न्यूजीलैंड की कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यह कि एक देश का आकार उसकी महत्वाकांक्षाओं को परिभाषित नहीं करता। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करते हुए भी विकास संभव है। यह हमें दिखाती है कि ऐतिहासिक गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना एक राष्ट्र को मजबूत बना सकता है। वेटांगी की संधि पर चल रही बहस, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष, ये सभी एक ऐसे राष्ट्र के संकेत हैं जो आत्मचिंतन से डरता नहीं है। जब हम इस लॉन्ग व्हाइट क्लाउड की धरती से विदा लेते हैं तो हमारे मन में केवल सुंदर चित्र नहीं बल्कि कुछ गहरे सवाल रह जाते हैं। क्या न्यूजीलैंड भविष्य में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन बनाए रख पाएगा? क्या यह अपनी बहुसांस्कृतिक पहचान को और मजबूत कर पाएगा और सभी के लिए सच्ची समानता सुनिश्चित कर पाएगा? और क्या दुनिया के बड़े और शक्तिशाली देश इस छोटे से द्वीप राष्ट्र से कुछ सीख सकते हैं? विनम्रता, प्रकृति के प्रति सम्मान और शांति के प्रति प्रतिबद्धता। न्यूजीलैंड कोई यूटोपिया या स्वर्ग नहीं है। इसकी अपनी समस्याएं और अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन यह एक उम्मीद की जगह जरूर है। एक ऐसी जगह जो यह विश्वास दिलाती है कि एक बेहतर,
अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया का निर्माण संभव है। यह एक ऐसा विचार है जो इस देश की सीमाओं से बहुत दूर तक यात्रा करता है और हमें अपने समाज और अपनी दुनिया के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। शायद यही इस दूरस्थ द्वीप राष्ट्र का दुनिया को सबसे बड़ा उपहार है।